हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम विज्ञान में रसायन विज्ञान से एक टॉपिक लिए हैं, द्विक लवण। क्या है? द्विक लवण यानी डबल साल्ट बोलते हैं। यानी जब सामान्य लवणों से मिलाकर बहुत से लवण मिलाते हैं तब उनको हम मिला देते हैं, तब हमारा बन जाता है क्या? द्विक लवण। ठीक है, या और जटिल लवण बनते हैं। तो ऐसे हम इंपॉर्टेंट है ये दो लवण जिनमें हम बात करेंगे कि उनके बारे में हम समझते हैं कि द्विक लवण वास्तव में होता क्या है। ठीक है, आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले हैं छोटे छोटे हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चनों को एकत्रित करते रहेंगे और ज्ञान लेते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक साधारण लवणों के विलयनों को उनके अणु भार के अनुपात में मिलाकर, जो साधारण विलयन होते हैं, साधारण लवण होते हैं, जो उनके एक निश्चित लवणों के विलयनों को उनके अणु भार के अनुपात में मिलाकर हम द्विक लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? द्विक लवण। द्विक का मतलब दो। सिंपल सी बात है, द्विक लवण का मतलब ही ये हुआ कि एक लवण। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साधारण नमक, तो इस साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक का इल लवण है कि नहीं? लवण है। ये क्या है? सिंपल लवण। तो ऐसे ही अगर दो सिंपल लवण को लेकर मिलाकर जब बनाते हैं, अनुपात में मिलाते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग तो जानते होंगे, क्या लिखा हुआ है? पोटास एलम यानी फिटकरी। इसको बोलते हैं वास्तव में क्या? फिटकरी। वास्तव में हम इसको क्या कहेंगे? पोटास एलम कहेंगे या फिटकरी कहेंगे। जब कह देगा रासायनिक नाम पूछेगा तो रासायनिक नाम इसका क्या होगा? रासायनिक नाम इसका हो जाएगा, पहले तो यहां तक ई है एक लवण, इसको बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट बोल देंगे इसको। ठीक, यहां तक तो हो गया एक लवण। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोला गया? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, और यहां पर अब तो यहां पर तो लिखा हुआ जल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? जल के कितने अणु होते हैं? तो अणु की बात किया तो अणु यहां पर हम देख लेते हैं कितने अणु हैं। यहां पर लिख लेंगे क्या? अणु। कितने अणु? 24 अणु। किसके? जल के, यानी H2O के। H2O के कितने अणु फिटकरी में? यानी 24। जो यहां आगे लिखा रहता है उसको बोल देते हैं अणु, यानी जल के कितने अणु? तो हम कहेंगे जल के कितने अणु? 24 अणु हैं। ठीक, और इसको हम पढ़ें कैसे? यानी नॉर्मल कई नाम से पूछा जाता है, ऐसे फिटकरी कहा जाता है इसको। आप जान रहे हैं फिटकरी के बारे में। और पोटास एलम भी इसके कहा जाता है। पोटास एलम कौन है या पोटास एलम किसे कहते हैं? फिटकरी को कहते हैं। या हम इसका रासायनिक नाम पूछ दे तो हम बोलेंगे पोटेशियम। क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। यानी एक लवण तो यहां से हुआ, एल्युमिनियम सल्फेट अलग से हुआ, यानी Al2SO4 थ्राइस, यानी K2SO4। यहां पर यस है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O। ठीक, इसका हम चाहेंगे तो अणु भार भी निकाल सकते हैं। अणु भार कैसे निकालते हैं? जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का क्रमांक कितना होता है? 19। उसका भार कितना होता है? 39। तो दो पोटेशियम है, 39 दूना कितना हो जाएगा? ऐसे ऐसे करके सभी का आप निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इसका रासायनिक नाम, इसका सामान्य नाम कैसे आता है और इसका उपयोग देखेंगे। तो उपयोग में क्या है फिटकरी का? हम कहेंगे द्विक लवण में। तो पहला उपयोग क्या है? स्कंदन में। जैसे रक्त कट जाता है, यानी आपका हाथ या किसी भी तरीके से ब्लड आ रहा है उससे, तो अब क्या करेंगे कि फिटकरी लगा देते हैं। या शेविंग क्रीम जब होता है, शेविंग कराने जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है? दाढ़ी वगैरह कट जाता है। जब कटने के बाद वो क्या करते हैं? फिटकरी लगाते हैं। यानी उससे क्या होता है? क्लोटिंग हो जाता है, यानी रक्त का स्कंदन हो जाता है, रक्त जम जाता है।
ठीक। अब हम कहें दूसरा, जल के शोधन में प्रयोग करते हैं फिटकरी का। जैसे हम लोग पानी शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें फिटकरी को मिला देते हैं तो पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। देखते होंगे कि उसमें जितने भी डस्ट या गंदगी होते हैं वो एकत्रित जम जाते हैं या ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो वहां पर हम भी बात करेंगे कि जल के शोधन में किसका प्रयोग, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और फिटकरी कैसा है, द्विक्लवड़ है। ठीक। आगे तीसरा, जीवाणु नाशक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जीवाणु नाशक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, फिटकरी का। आगे हम कहेंगे कपड़ों की रंगाई में प्रयोग करते हैं, कपड़ों की रंगाई में भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। केमिकल यह है और इसका हम प्रयोग करते हैं। तो कपड़ों की रंगाई में भी फिटकरी का प्रयोग करते हैं। चमड़ा व कागज के उद्योग में भी प्रयोग करते हैं फिटकरी का। जहां पर चमड़ा और कपड़े की उद्योगी होती है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। शुद्धि बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग करते होंगे वहां पर भी। ठीक, इस तरीके से फिटकरी का उपयोग है। 5 उपयोग के बारे में हम सीख पाए, उसके बारे में हम सीख क्या पाए, फिटकरी को बोलते हैं पोटाश एलम और इसका रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट। इसका फार्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस 24H2O। और जल में कितने अणु हैं, फिटकरी के जल में, फिटकरी में जल के कितने अणु हैं, तो फिटकरी में जल के 24 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, 24 अणु पाए जाते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे। अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल द्विक्लवड़ में। अब इसमें हम बात करेंगे क्या है, इसको बोलते हैं क्या, मोहर लवड़। कौन सा लवड़, मोहर लवड़ इसको बोलते हैं। वास्तव में है क्या यह, अब इसका हम रासायनिक नाम कहेंगे। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर तो एक लवड़ हो गया, उसके बाद यहां पर क्या है, ई लिखा हुआ अमोनियम सल्फेट, तो इसको लिखेंगे अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। हो गया। ठीक, इस तरीके से हम कहेंगे। और यहां पर बताते हैं कि इसमें वास्तव में क्या होता है, यानी कितना जल होता है, यानी 6 अणु होते हैं। जल के कितने अणु, 6 अणु होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोहर लवड़ में जल के कितने अणु, तो 6 अणु पाए जाते हैं। मोहर लवड़ के रासायनिक नाम क्या होते हैं, रासायनिक नाम क्या होंगे, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। क्यों, और कौन कौन सा लवड़ मिलकर बनाता है फेरस सल्फेट, ऐसा भी पूछा जाता है मोहर लवड़। तो ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। यहां फिटकरी मिलाया जा रहा है किससे किससे मिलकर, यानी पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट से। एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट से जब मिलते हैं दोनों लवड़े, यानी सामान्य लवड़, यह मिलेंगे तो यह कैसा लवड़ बनाएंगे, यानी फिटकरी का निर्माण कराएंगे, यानी पोटाश एलम और द्वि लवड़ बनाएंगे। ठीक, एक साथ। उसके बाद मोहर लवड़ में कौन कौन सा होगा, फेरस सल्फेट और यहां पर क्या है, अमोनियम सल्फेट। ये जब दोनों लवड़ मिलते हैं समान तो हमारा बनता है क्या, द्विक्लवड़। अब इसके उपयोग हम पढ़ते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। ठीक है, आइए। तो रसोई गैस के निर्माण में, रसोई गैस के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं किसका, मोहर लवड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे हम मांस व मछली के संरक्षण में करते हैं। मांस व मछली के संरक्षण में किसका प्रयोग करते हैं, यानी मोहर लवड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, और आपको इतना याद होना चाहिए, रसोई गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, रसोई गैस में वहां पर होता है क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का घटक होता है, एलपीजी का घटक होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एलपीजी का फुल नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम होता है इसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में यह तो क्या है, यह गंधहीन है, यह क्या है वास्तव में, गंधहीन, इससे गंध नहीं आता, यह ज्वलनशील है, गंधहीन है। ज्वलनशील यानी जलने में सहायता होते हैं, यानी जलते हैं। ठीक, ईंधन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनसे गंध नहीं आता।
तो एलपीजी यानी सिलेंडर जब लीक करता है तो कैसे गंध आता है, क्यों आता है? तो क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में मेथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? गंध वाली एक गैस मिलाई जाती है जो जलती नहीं है लेकिन गंध के लिए मिलाई जाती है, जिसके वजह से गैस लीक करे तो हमें पता चल जाए या लोगों को पता चल जाएगा कि कहीं आसपास गैस लीक कर रही है, ठीक है, और दुर्घटना से बच सके। तो वहां पर मेथाइल मरकैप्टेन आपसे पूछा जाएगा कि गंध के लिए एलपीजी गैसों में किसको मिलाया जाता है, तो मेथाइल मरकैप्टेन। क्या बोले हम? मेथाइल मरकैप्टेन। आप कमेंट करिए और बराबर लिखेंगे। जब लिखेंगे तब इन सब शब्दों का सही उच्चारण बन पाएगा और अच्छे से आपके दिमाग में रुका रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एलपीजी का नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, ये चीजें होती हैं और ये जलती हैं लेकिन इसकी गंध नहीं होती है। तो एलपीजी में कौन सी गंध वाली गैस होती है? मेथाइल मरकैप्टेन। मेथाइल मरकैप्टेन जो गंध वाली गैस होती है, ठीक। आगे कहां पर प्रयोग करते हैं? मछली और मांस और मछली के संरक्षण में। मांस और मछलियों के संरक्षण में यानी बचा कर रखे, यानी मांस तो अगर ऐसे खुले रख दे काट कर किसी तरीके से, या मछली ऐसे रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो क्या है? गंध आने लगेगा, सड़ने लगेंगी। लेकिन उसी को अगर हम मोहर लवड़ के साथ अगर हम रख देते हैं संरक्षित के रूप में, या हम तो आमतौर पर करते हैं क्या, उसमें तेल और मसाला वगैरह हम हल्दी मिलाकर रख देते हैं, नमक मिलाकर रख देते हैं, तो भी तो काम करता है। लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में अगर रखना हो जाता होगा तब के लिए हम क्या मिलाते होंगे? तब वहां पर ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। वास्तव में भोजन में क्या मिलाते हैं? बेंजोइक अम्ल मिलाते हैं। भोजन को संरक्षित करने के लिए बेंजोइक अम्ल, या उसी को हम बोल देते हैं सोडियम बेंजोइक अम्ल मिलाते हैं, ठीक। यहां पर इस तरीके से, या सिरका मिला लेते हैं। लेकिन यहां मांस और मछलियों को संरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मोहर लवड़ का प्रयोग करेंगे, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर मछली में से जो गंध निकलती है, सड़ने के बाद जो गंध निकलती है, किसकी गंध होती है? ओजोन की गंध होती है। किसकी गंध? ओजोन की गंध होती है। आपसे पूछा जाएगा कि सड़े मछली की गंध किसके जैसी गंध होती है, तो सड़े मछली की गंध ओजोन जैसा होता है, ठीक है। ओजोन यहां पर रहेगा, ओजोन की जैसी गंध होती है। ओजोन में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन में 3 परमाणु पाए जाते हैं। किसके परमाणु? ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ठीक। ओजोन की गंध होती है सड़े मछली की गंध जैसे। अब क्वेश्चन आता है कि सड़े अंडे की गंध कैसे होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है सड़े अंडे की गंध। सड़े अंडे की गंध अगर हम यहां करें, सड़े अंडे की गंध, सड़े अंडे की गंध एक किसके कारण होता है? यानी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण होता है, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं साबुन के निर्माण में। मोहर लवड़ का साबुन के निर्माण में करते हैं। साबुन के निर्माण में प्रयोग करते हैं सोडियम, कास्टिक सोडा का भी प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, या कास्टिक सोडा इसको बोलेंगे, और पोटास का भी करते हैं। पोटास यानी कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास दोनों का प्रयोग करते हैं। और ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। साबुन के निर्माण में ग्लिसरीन निकलता है या उसमें भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेजिन का भी प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, और हम कहेंगे मोहर लवड़ का भी प्रयोग किया जाता है। आगे क्या कहा? ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के समय में बर्फ के पिघलाने में प्रयोग करते हैं। ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहां पर बर्फ जम गए हैं काफी टाइम तक और वो जल्दी पिघल नहीं रहे हैं, तो रोड पर नमक फेंक कर भी उसको हम क्या करते हैं? नमक फेंक देते हैं। और नमक फेंक देते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? बर्फ गल जाते हैं, बर्फ गल जाते हैं, नमक की बौछार की जाती है वहां पर। उसी तरीके से वहां पर हम मोहर लवड़ का भी प्रयोग करके उस बर्फ के स्थानों को या जगहों को या रास्तों को हम क्या करते हैं? हटाते हैं, ठीक है। ऐसे इसीलिए तो बर्फ में हम नमक मिलाते हैं। जो बर्फ हम लोग खाते हैं आइसक्रीम वगैरह, उसमें नमक हल्का मिलाया जाता है क्योंकि वो गले, नहीं तो क्या है, बर्फ को हम ऐसे चाटते रहेंगे और वो क्या है? गलेगा ही नहीं, क्योंकि बर्फ में नमक मिलाया जाता है इसीलिए क्योंकि उसकी गलनांक को क्या किया जाए? कम करे। जब गलनांक कम होगा तो वह क्या है? गलेगा और जल्दी जल्दी हम क्या करें? उसको खा जाए।
ठीक है। तो इस तरीके से हम नमक का यूज भी करते हैं वहां पर, और नमक की तरह ही क्या है, मोहर लवण प्रयोग करते हैं जहां पर इस तरीके को होगा। तो बर्फ के पिघलाने में हम मोहर लवण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक था जो द्विक लवण में, द्विक लवण कैसे बनते हैं आप जान गए। द्विक लवण में सबसे इंपॉर्टेंट दो लवण कौन कौन से थे, पहला क्या था आपका पोटासिलम यानी फिटकरी, दूसरा क्या है मोहर लवण। ठीक, उनके रासायनिक नाम, उनके व्यवहारिक नाम, सभी चीज जान गए और उनके उपयोग हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। तो इतना आप इसको देखिए वीडियो को, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही आप कमेंट करिए कि सर इस तरीके से आप समझाएं कि हमको ये चीजें टॉपिक नहीं समझ में आई या ये लाइन हमको क्लियर नहीं हुआ। आप उसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे, अपने आप आ जाएगा। बहुत बेसिक तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम 100% तैयार कर लें। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अभी चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो भेजिए, और इस पर जीके वगैरह बाकी सब चीज़ें, करंट अफेयर बाकी सभी लोग पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। तो आप इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए। इस परिवार से जुड़ेंगे तो बाकी सभी सब्जेक्टों के बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और वीडियो डालते रहेंगे, और आपको परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।